Right. So Isba, you said that the use of technology, the inability to access and utilize technology is a major issue. Am I right? Yes. Okay. Inability to access and use technology. चले, ये एक challenge है, ये एक problem है. How can businesses resolve this problem? मैम बिजनेसेस इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को मतलब ट्रेनिंग वगैरह दें उनको, हाँ फिर मतलब इतनी सारी चीजें ओके, इतनी सारी चीजें पढ़ाई हैं, वो सारी इसी से तो रिलेटेड है. आप उसको क्यों नहीं, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो व्हाई डोंट यू गो बैक टू व्हाट यू वर टॉट इन क्लास? तो मुझे बात समझ में नहीं आती. ये जो चीज आप बता रही हैं, दिस आई एम सॉरी बट इट्स जस्ट समथिंग जो कि ऑफ द बैट आप बता रही हो. मैंने तुम्हें इतने दिन से पढ़ा रही हूँ एक चीज, उसमें से आप कोई चीज नहीं निकाल के मुझे बता सकती. You know, I mean, I think it's a very valid point which you're making, but why not, you know, come up with something जो कि 2 articles में हमने we've been through it over and over and over and over again, but you don't internalize it. अच्छा, ठीक है. Inability to access technology. Accurately मुझे बताओ कि इससे businesses किस तरह अपने आप को निकाल सकते हैं. And for the rest of you, everyone, when I ask your question, I need one line answer. What is the problem, and then how it can be turned into an opportunity through businesses can turn it into an opportunity. One line. जी, one line answer बताएं. इस बार inability to access technology का जो major issue है, which is right, which is correct. We hadn't discussed it, but it's a correct problem. आपने identify किया. इसका solution क्या है? और businesses इसको opportunity कैसे बना सकते हैं? One line answer चाहिए मुझे. Accurately describe. मैं हाँ जी, कैसे बना सकते हैं इसको opportunity? बताइए. बताती हूँ. हाँ बताएं, I'm waiting. बच्चे, I will tell you next time जब मैं आपसे पूछूं तो this should be on your fingertips, because हमने इसके diagrams भी बनाए हैं और बहुत तरीके से इसको किया है. Retraining employees, simple. हाँ, ये तो लिखा हुआ था ना. देखिए, अगर खुद से नहीं आता तो फिर बच्चे ये आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी ना. मैं उस तरह नहीं पूछूंगी कि इम्तिहान में लर्न करके आपने लिखा हुआ. दैट्स नॉट गुड इनफ. ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. इस बार आपका पॉइंट 1 में हमारे पास आ गया. इनएबिलिटी टू एक्सेस टेक्नोलॉजी. ग्रेट. मोहसिन. यस मैम. हाँ जी, मेजर इशू ऑफ द 21st century in your opinion. मेजर प्रॉब्लम. 21st century का सबसे मेजर इशू यही है कि इन्फ्लेशन हुई है. इन्फ्लेशन ऑल ओवर द ग्लोब हुई है, जिस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से. ठीक है, इन्फ्लेशन. और हाँ जी, इसको हम अपॉर्चुनिटी में बिजनेसेस ऐसे एक सेकंड कन्वर्ट कर सकते हैं. एक सेकंड. इन्फ्लेशन, अब अगर आप कोरोना वायरस से लिख रहे हैं तो एक्यूरेट इसको लिखने का है ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस. ठीक है. यस मैम. ये पूरी बात बताएं, क्योंकि अगर आप इसको जो है वो कोरोना वायरस से लिंक कर रहे हैं तो फिर पूरी बात बताएं. इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस. ठीक है जी. यस मैम. ड्यूरिंग कोविड. ठीक है जी. आप ये कह रहे हैं कि ये ड्यूरिंग कोविड जो है डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है. इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन. हाउ कैन दिस बी मेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी रिजॉल्व बाय बिजनेसेस? जल्दी से बताएं. वन लाइन एक्यूरेटली डिस्क्राइब. बाकी सब लोग लिख ले. मुझे पहले 2 को पता नहीं था इसलिए मैं बता रही. बाकी लोग वन लाइन एक्यूरेट अंग्रेजी डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए. यस. How can inflation due to supply chain disruptions during COVID can be resolved by businesses? Businesses can resolve this inflation by reducing cost and reducing cost and introducing more jobs in businesses. I'm sorry, no, not at all. मैम, reduce करके cost कैसे reduce करेंगे? कैसे? हमने जैसे पढ़ा था कि हम पैकेजिंग वगैरह में जो कॉस्ट नहीं, ये हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था. आई एम सॉरी, वी डिड नॉट स्टडी दैट एट ऑल. हाँ जी.
हम लोकली जो सप्लाई करते हैं, लोकली हाँ सप्लाई करें हाँ, और लोकली उसको कॉस्ट सप्लाई को नहीं रिड्यूस करें। करेंगे, स्ट्रेंथन सप्लाई, लोकल सप्लाई चेन। ठीक यस है जी, मैम, लोकल, ओके ठीक, ठीक है ना, स्ट्रेंथन लोकल सप्लाई चेन्स। यस मैम, नहीं यस मैन नहीं, ये आप लोगों के लिए बहुत इट्स एन आई ओपनर भाई, नहीं कहनी आती बात सही तरह, इसीलिए तो तुम्हें वो आर्टिकल्स देते हैं कि आपको एक्यूरेटली चीज डिस्क्राइब करना आ जाए। दैट्स व्हाट दिस क्लास ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज, कि आप लोग एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप लोग पढ़ते हो और उसके बाद कहते हो ओके इम्तिहान में लिखना है, लेकिन अगर कोई आपसे बात करना शुरू करता है तो जवाब देना नहीं आता। तो पढ़ा इसलिए रही हूँ कि आपका ये यू नो यू जस्ट नीड टू हैव दिस ग्रिड इनटू योर माइंड, जब आपसे कोई पूछे आपको फौरन उसका जवाब आना चाहिए। ठीक है जी, दिस इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल सप्लाई चेन और एम्फसाइजिंग ऑन यू सी लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, strengthen the local supply chain, ये करेक्ट है इसका जवाब। चलो जी, ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज राजा साहब, राजा अफजाल मेहदी। नेक्स्ट आप बताएं, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लेशन की तो बात हो गई, चलो जी बताएं। राजा अफजाल मेहदी, अटेंडेंस भी लग रही है यहाँ पे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राजा साहब अनम्यूट योरसेल्फ। ओके वी हैव एन इशू, राइट, फाइन, ओके सेम क्वेश्चन, नूरुल हुदा। नूरुल हुदा, आई एम सॉरी अगर आप लोगों ने ये ऑन किया हुआ है। हाँ यस मैम, अच्छा जी बताइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा वो कह रहे हैं उनको वॉइस yes, ma'am. आ रही है, कोई बात नहीं, आप बता दें, कोई बात नहीं जी, वी विल गिव यू अनदर चांस राजा साहब, अभी नूर को बोलने दें। नूर, वन मैं मेजर इशू, हाँ, अदर देन टेक्नोलॉजी एंड मैम एजुकेशन। फूड इनसिक्योरिटी ओके वेरी गुड, फूड इनसिक्योरिटी, मैम, और इसको हम थोड़ा सा क्वालिफाई कर लें, फूड इनसिक्योरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। यस ठीक है यस जी, मैम मैम, इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा इशू जो है तो फूड इनसिक्योरिटी का है। चलें ठीक है। कोरोना से पहले भी था ओके ओके, एक और जुमले कोरोना में के बाद भी ना है। ना ना, एक जुमले में बताना था, ग्रेट, बता दिया सोल्यूशन। और हाउ दिस कैन बी इसका टर्न्ड सोल्यूशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी, इस तरह सोचना है, हाउ दिस कैन बी टर्न्ड इनटू एन अपॉर्चुनिटी बाय बिजनेसेस। यस हरी अप, ओके मैम, इसका सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि बिजनेसेस को इसको करने के लिए फूड टेक्नोलॉजीज बनानी चाहिए जिससे वो इस प्रोसेस फूड को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। डिड वी स्टडी दैट इन हम 3 दिन से ये स्टडी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल वो जो चीजें हम पढ़ते हैं वो व्हाई दैट यू डोंट इंटरनलाइज देम। मैं 10 दफा एक चीज बताती हूँ, क्यों नहीं इंटरनलाइज करते, आई डोंट नो। यस ये तो ऑफ द बैट आप लोग चीजें मुझे बता रहे हो, बस जो एकदम समझ में आ गया। नो, टेल मी समथिंग जो कि आपने इन लेक्चर्स में पढ़ी थी, याद की थी। फूड इनसिक्योरिटी को डील करने का क्या, हाउ कैन इट बी डेल्ट विद, बताइए, जो कि आपने चैप्टर्स में पढ़ा। निकालो ना यार अपना, वो इसलिए होता है कि जी आपको पढ़ाते चले जाएं और जब नेक्स्ट टाइम मैडम पढ़ा रही है तो जो कुछ हमने पिछली क्लासों में किया था कन्वीनियंटली वो तो हम भूल चुके हैं। आई डोंट वांट दैट, टेक इट आउट एंड फ्रॉम देयर टेल मी एग्जैक्ट सॉल्यूशन, बताएं। यस मैम, इसमें ये है कि आप फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स वगैरह को किस तरह, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको प्रिजर्व कर रहे हैं फूड को। और कंपनीज जो है तो ये इसकी वजह से एड्रेस करती हैं हेल्थ और वेलनेस के इश्यूज। Okay, by focusing on the production and distribution of यस मैम, ठीक है जी, focus on food production, businesses should यस मैम, focus on food production, ठीक है ये बताया है, food production एंड and distribution। टेक्नोलॉजी पे भी फोकस कर सकती हैं उसको अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए। अच्छा जी ठीक है, कर सकती हैं, और इसका मतलब है करना चाहिए। ओके चाहिए। ओके, यस businesses मैम, businesses need to focus on food production, ठीक है, यस मैम, फोकस, ठीक है सही है, फोकस ऑन फूड प्रोडक्ट, फूड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन
distribution, technology, production, distribution, and जिसको हम कहते हैं increase access to basic foods, ठीक है, to increase Yes, ma'am. access to basic foods, ठीक है. So I mean, instead of going for businesses which are related to, let's say, services sector, it is important to focus on businesses which are related to the food sector, ठीक है. Okay, fine. Yes, ma'am. Next, ठीक है, okay, fine. फिर आगे जी, हाँ जी, इलियास, आपका प्रॉब्लम बताओ. यस मैम. मैम ये प्रॉब्लम है मार्जिनलाइज सेक्टर, वो लोग जो पीछे हाँ, रह जाते हैं, जैसे शाबाश. टेलीविजन हो गए और हाँ, ये जो हाँ, फार्मर हो गए. मार्जिनलाइज सेक्टर्स, ठीक है जी, जी. ठीक है. तो हाँ जी, इसका सोल्यूशन है रीस्किलिंग वर्कफोर्स है और एथिकल लीडरशिप चाहिए एथिकल लीडरशिप, जो अपने वर्कर्स को और इनको साथ लेके चले. ठीक है, ठीक है. एथिकल लीडरशिप, गुड, ग्रेट. एथिकल लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए CSR is one of the major solutions of today's जो marginalized sectors हैं, जो कि left behind sectors हैं. Well done. यस मैम. well done, well done. ओके जी, राजा अफजाल मेहदी के क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसलिए ये आपके पास भी चैट सबके पास आ रहा होगा. अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक हो गया जी. अनएम्प्लॉयमेंट, सर मैं इसको क्वालिफाई करूंगी अनएम्प्लॉयमेंट को, ये हैं आपके लूजर्स, ठीक है ना, लूजर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है जी. इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ विनर्स हैं और कुछ लूजर्स हैं, तो वो लूजर्स हैं बेसिकली, ठीक है. ऑलराइट, जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है. अच्छा, for new investment can be solved through supporting small businesses. Very nice. Small businesses, entrepreneurial growth. Very nice. Yeah, entrepreneurial growth. ठीक है, entrepreneurial economy, or supporting the strengthening entrepreneurial economy. ठीक है, and small business, startups, ठीक हो गया. Very good. Business and startups. This is what they should be doing. अच्छा जी, अब रह गया फहद साहब. फहद आप बताओ. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मैम अस्सलाम. इसका चैलेंजेस हाँ. में मैम एक ट्रस्ट गैप भी है इसमें. हाँ, ठीक है, ट्रस्ट गैप. और मैम ट्रस्ट गैप जो मेन चैलेंज मैम आजकल के जैसे एम्प्लॉयज में मैम एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं करते. नहीं, ट्रस्ट गैप्स तो है ना between the public and the private sector with trust gaps. Good. जिस तरह Solution. आपने एक एग्जांपल हमें क्लास में दी थी कि मतलब इंटरप्रेन्योरल बिजनेस होती हैं, वो वो तो थिंक बता ग्लोबली दिया करें ना. और एक्ट हाँ, लोकली. वो तो ठीक है, वो थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली, बिल्कुल सही. ये जो जुमला रही है, अमीर तर होता जा रहा है. हाँ, ट्रस्ट गैप्स नहीं, बट देन दैट इज समथिंग एल्स. वो है इनइक्वालिटी, ठीक है. आप मुझे बात इनकम करें, इनइक्वालिटी में आ जाती है वो. तुमने बात की थी ट्रस्ट गैप की, मैंने वही नोट किया. यस मैम. ट्रस्ट गैप का मतलब पता है क्या? ट्रस्ट गैप का मतलब है कि जो बिजनेस है वो हुकूमत को ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे को भी ट्रस्ट नहीं करते. सॉल्यूशन मैम इसमें यही नहीं आता एंटरप्रेन्योर बिजनेस इन थिंक मैम. नहीं, वो तो इसमें नहीं देखिए, वो उसका ट्रस्ट से कोई ताल्लुक. रीबैलेंस इन लाइन वर्ड्स. डाइवर्सिटी, यस डाइवर्सिटी मैम आपने लिखाया था. डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लोग, women and other people from diverse backgrounds are part of your Yes, ma'am. workforce, then you will be able to better understand each other and the trust gap will be resolved. इसलिए accurately बात करते हैं, trust gap का solution diversity, ठीक है. So जो सारी ठीक हो बातें गया. बताएं, thank you very much जितने लोगों ने बताया. अच्छा, अब क्या क्या कहा, let me repeat. एक ने कहा कि unequal access to technology, ये बताया इस्पा ने. Inflation due to supply chain disruptions बताया. फिर food insecurity in developing countries बताया, बिल्कुल ठीक है, बहुत major issue है. फिर marginalized left behind sectors हैं. फिर unemployment and they are losers of international trade. And then there is also trust gaps. ये सारे issues जो है वो आपने बताए और उनके solutions भी हमने किए, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें की हैं फर्स्ट चैप्टर में, राइट? ऐसा ही है, ठीक है, राइट? अच्छा, अब क्या है कि एक सोल्यूशन
एंड नूर, यू शुड हैव कम अप विद इट, आपने इसके ऊपर रिसर्च की थी बट डिडंट, एनीवे डजंट मैटर, मैं रिमाइंड कराती हूँ. वन ऑफ द सॉल्यूशन इज शेपिंग द न्यू वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. याद है, किया था ना नूर? यस या नो में बोलो. यस मैम. किया Yes, था. ma'am. तो बच्चे, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट शेपिंग द न्यू वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये वर्ड सीखे थे ना, शेपिंग द न्यू वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और वही आपने एक्सप्लेन Yes, ma'am. किया था, याद है? अब उसी को हम स्टडी करने लगे कि उसका एक्चुअली मतलब क्या है. जब मैंने आपसे कहा कि ये ग्लोबलाइजेशन को आप एक्सप्लेन करो, तो यू जस्ट वेंट इनटू द हिस्ट्री अ लिटिल बिट, व्हिच इज गुड, व्हिच इज ग्रेट, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, बट वी नीड टू लुक एट इट फ्रॉम सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने जो गिनवाई है सारे मसले, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. ओके, इवेंचुअली दे ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर. ठीक है, तो जैसे वो कह रहा था फहद को, मैंने आई मेक हिम कीप क्वाइट, कि वो ट्रस्ट गैप को कह रहा था कि जी अगर हमारा एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस ग्रोथ होगा तो ट्रस्ट गैप जो है वो रिजॉल्व होगा. डायरेक्ट तो इसका लिंक नहीं बनता, लेकिन इनडायरेक्टली तो ये सारी सॉल्यूशंस, ये सारे प्रॉब्लम्स का ही लिंक है. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस. जो प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई की, उनकी सॉल्यूशंस बताए, इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी सॉल्यूशन है, राइट? एक सॉल्यूशन जो नूर ने पहले स्टडी की थी, वो थी क्या? shaping the new wave of globalization. You can go back and you can take a look at it again. पहले क्लास के अंदर ये हमने चीज की थी, shaping the new wave of globalization. आज के लेक्चर में मैं इसको खोलूंगी, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, मगर प्लीज जहन अपना फोकस्ड रखें. हम इसको जस्ट लाइक दैट नहीं पढ़ रहे, हम इसको पढ़े हैं एज अ सॉल्यूशन टू दीज लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसके हमने डायग्राम्स भी बनाए. बहुत सारे मसाइल हैं 21st सेंचुरी के which can be converted into opportunities also, right? So इनके लिए जो एक सॉल्यूशन हमने पहले क्लास में किया था, shaping the new wave of globalization. तो let us look at what globalization is. Is globalization, it can be a challenge. जैसे इस बार ने सबसे पहले कहा टेक्नोलॉजी. Technology is per se is a big solution. आज हम मिल ही ना सकते, कोई काम ही ना हो सकता अगर हमारे पास ये ऑनलाइन चीज ना होती, है ना? तो रीट्रेन किया गया ना हमें, मैंने अपने आप को रीट्रेन किया, सो आई कुड यूज इट, टेक्नोलॉजी को यूज किया. बात ये है कि वही चीज जो है वो एक चैलेंज भी हो सकती है, वही चीज एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है. अब ग्लोबलाइजेशन एक थ्रेट भी हो सकती है, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और यही एक सोल्यूशन भी हो सकता है, एक पैनासिया भी हो सकता है. तो पहले तो क्लैरिफाई कर लें, एक बड़ा सिंपल सी चीज मैंने आप लोगों को दी है, कि 2-3 बड़ी सिंपल और छोटी छोटी से जो मैंने आपके साथ लिंक्स शेयर किए हैं. नॉट दिस पर्टिकुलर क्लास इज वेरी सिंपल, और मैं करूंगी आप लोगों के साथ यही, एक दफा सिंपल चीज करवाऊंगी, 1-2 पेज, एक दफा 10-15 पेज मिलेंगे. ठीक है? सो आई वुड लाइक टू मेक श्योर के ज्यादा ही ना घबरा जाओ तुम लोग, कि हर दफा जो है वो मैं कोई इंटेलेक्चुअली बहुत हाई प्रोफाइल चीज दे दूं और फिर समझ ही कुछ ना आ रहा. आई डोंट वांट टू डू दैट. पहले तो जो 2 दिए थे, दे वर टफ पेपर्स. दिस इज वेरी सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन याद कर लो वापस, पहली दफा हमने एक चीज पढ़ी थी, शेपिंग द न्यू वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब उसको समझने के लिए आज का लेक्चर है. सो आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू. लो जी, शेयर स्क्रीन करती हूँ. ओके, क्या, हाँ आ गया नजर? गुड, फाइन. ये आप लोगों को मैंने दिया था, इसका लिंक दिया हुआ है, राइट? दिया हुआ है आप लोगों के पास, फहद? Yes, ma'am. ओह गुड, वंडरफुल, ग्रेट. अब यहाँ पे इसके आपके वहां पे भी एक्सेस कर सकते हो, और मैं इधर भी आप लोगों के साथ पढ़ाती हूँ. अच्छा है, ये IMF का कोई किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ, IMF स्टाफ का कोई ब्लॉग है. वैसे तो ये थोड़ा सा डेटेड है, 2000 का, अब हम 21 में हैं, लेकिन ये इश्यूज उसी तरीके से असिस्ट कर रहे हैं. तो इसके अंदर जो चेंज आया है उससे रिलेटेड मैं कुछ और चीज कराऊंगी, लेकिन बेसिकली ये चीज वही है कि पहले तो हम समझे ना ग्लोबलाइजेशन है क्या. तो उसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ा सिंपली इसने देखो यहाँ पे बताया है. The term globalization has acquired considerable emotive force. Means के लोग इसके साथ बड़े emotionally attached हैं. कुछ लोगों को ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पसंद आता है, they think it's very useful, और कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत बुरा है, लेकिन उसके साथ लोग बड़े
उसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं लोगों के. Some view it as a process that is beneficial, key to the future world economic development, and also inevitable and irreversible. यानी कि ये तो होना ही है. Others regard it with hostility and fear. दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, इसका तो मतलब ये है कि जो पावरफुल मुल्क हैं, जो अमीर मुल्क हैं, वो गरीब मुल्कों के ऊपर छा जाएंगे और हमारी अपनी जो सारी अपना तहजीब है, अपना कल्चर है, वो खत्म हो जाएगा, हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी. तो ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में. अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, यहाँ पे हम क्या इस आर्टिकल में क्या होगा? इस आर्टिकल में aims to identify ways in which countries can tap the gains of this process while remaining realistic about its potentials and risks. So fact of the matter is कि इसके अंदर देखो, आज मैंने लेक्चर इसी से शुरू किया था. जो भी प्रॉब्लम, जो मसाइल होते हैं, जो रिस्क होते हैं, ठीक है, जो उनके साथ साथ ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं. और ग्लोबलाइजेशन भी ऐसा ही फिनोमेना है कि ग्लोबलाइजेशन इस वक्त की जो दुनिया है उसकी एक रियलिटी भी है, which is a challenge, but at the same time it offers many opportunities. So therefore the best way to look at globalization is कि यार ये एक ऐसी एक ऐसा फिनोमेना है which has been happening in the world for millennium. हमें नूर ने यही बताया था कि जब से इंसान का इर्तिका हुआ है तब से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चला है, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते रहे हैं. बड़ी बड़ी एंशिएंट एम्पायर्स भी जो थी, उनका ये काम था कि वो जिससे ट्रेड करते थे ना, मिक्सअप होते थे. लेकिन अब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा रैपिड हो गया है और दुनिया जो है वो बहुत एक वहां पे जो एक्सचेंजेस हैं वो इंस्टेंट हो गए हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इसलिए तेज हो गया, रैपिड हो गया. अब ये एक रियलिटी है. सो इसकी वजह से कुछ जो है वो गेन्स हो सकते हैं. सो कंट्रीज कैन टैप द गेन्स, उनको इससे फायदा भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ कंट्रीज को इसके रिस्क का पता होना चाहिए और दे नीड टू रिमेन रियलिस्टिक. इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, राइट? ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन है क्या? अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन अब आगे वो बताएंगे ग्लोबलाइजेशन है क्या, उसको डिस्क्राइब करेंगे हम अभी, ताकि हमारे माइंड में बड़ा क्लियर हो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. Globalization offers extensive opportunities. Some countries have become integrated into global economy more quickly than others. Outward-oriented policies brought about dynamism and greater prosperity to much of East Asia, transforming it from one of the poorest areas of the world 40 years ago. And as living standards rose, it became possible to make more progress on democracy. Well, इसने लिखा है, IMF तो यही कहेगा कि जी जितने ज्यादा इंटीग्रेटेड लोग होते हैं, जितनी ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करेंगी और उनके साथ लिंक्ड होंगी, उतना ही ज्यादा उनको फायदा होगा. ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, ठीक है जी. तो इसके खिलाफ भी बहुत सारा लोग बोलते हैं. ये IMF का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये हर कोई एग्री नहीं करता. और ये जो बात की है ना ईस्ट एशियन कंट्रीज, बच्चों ये एक्चुअली बात कर रहे हैं सन 2000 में ना, ये जो मुल्क थे कौन कौन से, हांगकांग और सिंगापुर, और एट दैट टाइम इन 2000 चाइना इतना स्ट्रांगली आगे नहीं आया हुआ था. सन 2000 का लिखा हुआ आर्टिकल है ये, ठीक है. तो उस वक्त इसलिए ईस्ट एशिया की बात कर रहे थे. तो ये मलेशिया देन ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. ईस्ट एशिया की ये सारी जो ममालिक थे, सो सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, जिसके ऊपर आजकल बड़ी लड़ाई है कि ये चाइना का हिस्सा है कि नहीं. सो दीज कंट्रीज दे रियली मेड astonishing progress. और वो ये कहते हैं कि जी इस प्रोसेस का जो रीजन था वो ये कि ये ग्लोबलाइज हो गई थी. खासतौर पे सिंगापुर देखो, तो छोटा सा मुल्क है, इतनी बेतहाशा उनकी एक्सपोर्ट्स हैं. तो ये जो है ना, ये इश्यूज जो है उनका ये ख्याल है कि उनकी प्रोग्रेस का एक रीजन ये है कि वो दुनिया के साथ इंटीग्रेटेड थे. तो वहां पे उन्होंने एक्चुअली यूज किया ग्लोबलाइजेशन को एज और टैप किया ग्लोबलाइजेशन के पोटेंशियल. By contrast, in the 1970s and 80s, when countries in Latin America and Africa pushed inward-oriented policies, their economies stagnated and declined, poverty increased, and high inflation became the norm.
इसके अलावा अब वो IMF का बंदे हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि जी एक तो ये कि जो 2000 के बाद से लेकर 2010 तक जो ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज ने प्रोग्रेस की, वो इसलिए क्योंकि दे मेड ग्लोबलाइजेशन वर्क फॉर देम, वेयर एज लैटिन अमेरिका, ब्राजील जैसे मुल्क थे ना, ये दे बिकेम वेरी इनवर्ड लुकिंग। इसका मतलब ये कि दे डिडंट ट्रेड अ लॉट विद अदर कंट्रीज। और अफ्रीका की भी ऐसे ममालिक थे विच बिकेम वेरी रिस्ट्रिक्टिव, कि जी वहां पे जो है उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो आपको बता रहा है। और इसके साथ साथ क्या आपको बता, अब ये सब कुछ याद रखो कि ये वो आर्टिकल तब लिख रहा है जब अभी 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया हुआ था। उस वक्त तक यही कहा जा रहा था कि ग्लोबलाइजेशन के तो फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं, नुकसानात भी हैं। इसमें वो बाद में इस बात पे आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसके नुकसानात कौन से हैं। ठीक हो गया। तो रिस्क तो होते हैं और वो नेवरदलेस ग्लोबलाइजेशन जो अब शुरू हो गई है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ पे वो ये आपको बता रहे हैं कि उसको रिवर्स तो डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे जैसे पुअरेस्ट कंट्रीज को ये सोचना है हाउ दे कैन कैच अप, हाउ कैन दे डील। जो हमने मसला शुरू में किसने, आई थिंक इलियास ने बताया था कि वो जो लेफ्ट बिहाइंड वाले हैं, हाउ दे कैन कैच अप, हाउ दे कैन कैच अप। सो इन ममालिक के लोगों में भी दोज हैं which are left behind and then the countries are left behind as well. ग्लोबलाइजेशन किस तरह यूज करना है टू कैच अप, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। वो 2008 में चाहे उसने कहा हो चाहे आप कहो, पॉइंट पड़ा उसका वैलिड है कि आपके जो है कंट्रीज जो पीछे रह गई हैं ग्लोबलाइजेशन के व्हीकल को यूज करके आगे कैसे जा सकते हैं, हमने ये सोचना है। हमने ये नहीं कहना कि ग्लोबलाइजेशन के कोई नुकसानात नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। अब IMF का बंदा है वो कहेगा कि इसके नुकसानात तो हो सकते हैं लेकिन फायदे ज्यादा हैं, फायदे ज्यादा हैं। और जो ये आपको बता रहे हैं ममालिक, ये वाले सारे, ये देखो ना जो बता रहे हैं 1980s के जो आपके लैटिन अमेरिका की जो थिंकिंग थी, लैटिन अमेरिका के ममालिक वो कहेंगे नहीं ग्लोबलाइजेशन के नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे कम है। ये एक डिबेट है ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। as mature people you must understand the IMF people and the people जो कि एक न्यू लिबरल थिंकिंग इकोनॉमिक थिंकिंग से मुंसलिक हैं, वो कहेंगे कि इसके फायदे जो है वो ज्यादा है और नुकसानात कम है। जो आपके एक मार्क्सिस्ट थिंकिंग वाले लोग हैं, सोशलिस्ट थिंकिंग वाले लोग हैं, वो कहेंगे नहीं इसके नुकसानात ज्यादा हैं। हैविंग सेड दैट, बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान शुड नॉट गो इनटू दिस डिबेट कि इसके नुकसानात ज्यादा हैं कि फायदे ज्यादा हैं। व्हाट वी नीड टू नो इज यार हम इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं, हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। हमें पता है इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, उनको हमने कम करना है, फायदों को हमने बढ़ाना है। ठीक हो गया, फायदों को हमने बढ़ाना है, नुकसानात को हमने कम करना है। ज्यादा या कम की डिबेट में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है यार हाउ कैन वी मेक गुड यूज ऑफ इट, राइट। अच्छा, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों ग्लोबलाइजेशन चीज क्या है। सो नूर ने भी जब एक्सप्लेन किया था तभी मैंने उसे पूछा था भाई हाउ डू यू डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, अगेन ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैं जो यहाँ डिस्कस कर रही हूँ बच्चों याद रखो वो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस, नूर ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया था, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, राइट। तो उसने कहा कि ये शुरू से है और इसी के थ्रू जो ह्यूमन इनोवेशन है उसका फ्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट। इट refers to the increasing integration of economies around the world, particularly through trade and financial flows. So ये जो FDI है, foreign direct investment, इसी तरह जो ट्रेडिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। The term sometimes also refers to the movement of people, labor and knowledge. So ये डेफिनेशन उसकी याद कर लो कि ये इट इज जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो ह्यूमन इनोवेशन की शेयरिंग है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की शेयरिंग है, लोगों की मूवमेंट है। एंशिएंट टाइम्स में इट वाज मूवमेंट ऑफ पीपल एंड नॉलेज, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके दूसरे डायमेंशंस भी, दे आर आल्सो ब्रॉडर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट आर नॉट कवर्ड हियर। जो एग्जैक्टली मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसकी जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे, यानी कि बेसिकली कंट्रोल
of one country over the other, ठीक है, political manipulation, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसका एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं, हम उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख रहे हैं, और हमने करना भी है. सो डोंट गो इनटू दैट डिस्कशन. जब भी आप इसके बारे में लिखोगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अपने माइंड में क्या करना है कि यार हम इसका पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे, हम इसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे. वो थोड़ी सी रेफर तो जरूर करेंगे, लेकिन हमने सोचना किस चीज के बारे में, हमने सोचना है यार हाउ इज इट रिलेटेड टू द ट्रांसफरेंस ऑफ innovation, technology, labor, how people are moving from one place to another, and how technology and knowledge is crossing the national boundaries. उसके ऊपर हमने फोकस करना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की. The term has come into common usage in the 1980s. 80s के बाद से ये टर्म ज्यादा की है, क्योंकि जितनी जो आपकी ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी है, फिर इसी तरह ये 1980s के बाद ही तो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने भी ग्रिप किया ना दुनिया को. उससे पहले तो ये इतनी ज्यादा जो थी वो जो इंफॉर्मेशन की जो एक्सचेंज थी, वो इंटरनेट ने उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया. वी आर इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, रिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट हैव मेड इट इजियर एंड क्विकर टू कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, देखिए पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अब तो इंस्टेंटेनियस है ना, थिंग्स आर ऑन द नेट एंड इट हैपेंस लाइक very quickly. It refers to an extension beyond national borders for the same market forces that have operated for centuries at all levels of human activity, village markets, urban industries और financial sectors. So ये जो financial आपकी जो markets हैं, वो इतनी एकदम इसलिए expand की हैं क्योंकि आपकी ग्लोबलाइजेशन हुई है, और ग्लोबलाइजेशन के बैक एंड पे क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो कहने का मकसद क्या कि ग्लोबलाइजेशन तो हिस्ट्री में चलती चली आ रही थी, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, राइट, लेकिन सन 1980 के बाद वो एकदम बहुत ज्यादा उसने स्पीड पकड़ी, और इसीलिए ये जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है, ये सन 1980 के बाद से इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर थिंकिंग होना शुरू हुई. और उसके अलावा जो आपकी मार्केट्स भी हैं, वो इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से वो they became more open to and more linked with international forces. इसीलिए तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये बहुत important है, because of globalization, right? Maybe the same subject would have not been that important, let's say back in the 1960s. तब इस किस्म के सब्जेक्ट्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, 60s और 70s में इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज बहुत ज्यादा होती थी. लेकिन 80s के बाद से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा उसको एक इम्पीटस मिला है, वो एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज की है, और अब आफ्टर कोरोना वायरस उसकी शक्ल बदल चुकी है. सो वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू वेव. अब फोर्थ इंडस्ट्रियल ये खत्म होने वाला है, जो है इसका टाइम खत्म होने वाला है. मैं नेक्स्ट आपको लिंक जो है अब शेयर करने लगी हूँ, ठीक है. So I'm going to do that in 5 minutes. इसको ये वाला जो चीज है ये मैंने आप लोग के साथ शेयर भी की हुई है. इसको बच्चों खोल लो और इसको एक दफा पढ़ो. अभी तक मैंने जो बातें की हैं उसको खुद से भी पढ़ो. मैं 2 मिनट में आपके 5 मिनट्स में लिंक एक और शेयर करने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपायर होने वाला है लिंक. लेकिन यू रीड इट, पढ़े आप लोग सारे, और उसके बाद नए लिंक पे आप लोग अपने आप को उसको क्लिक करो. ठीक हो गया, राइट. अब ये खत्म हो जाएगा किसी मोमेंट पे. राइट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? देखो ना, मार्केट्स प्रमोट एफिशिएंसी थ्रू कंपटीशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. दे डू, बट मार्केट्स हैव देयर इश्यूज. ये IMF वाले बंदे ने लिखा है, वो तो यही कहेगा. But having said that, markets themselves are a very useful mechanism for the production and distribution of output. ठीक है? Markets do not necessarily ensure that benefits of increased efficiency are equal